दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय राजनीति की भी गजब की फितरत है। यहां पर धोखा आप देंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को झटका दिया था, उसके बाद शरद यादव को झटका दिया, उसके बाद लालू यादव को झटका दिया। 15 साल से मुख्यमंत्री पद पर हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर गाहे बगाहे 36 के आंकड़े बार बार रहे हैं, वैचारिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी का साथ है उसने अपने सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना को झटका दिया है, उसने अकाली दल को झटका दिया है और अब उसके निशाने पर जनता दल यूनाइटेड है। क्या जिक्र आज हम बिहार का करने वाले हैं, क्योंकि बिहार की राजनीतिक मिजाज से अगर देश की भीनी भीनी सुगंध भी आपके जहन में आती होगी तो एक बात जहन में रखिएगा, नेताओं के भाषणों से इस देश में अगर नागरिकों का पेट भर जाता तो यूनाइटेड नेशन के इंडेक्स में भारत सबसे हेल्दी कंट्री होता। पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी मैनिफेस्टो को अगर इस देश में लागू कर दिया गया होता तो दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत कहीं ज्यादा विकसित हो चुका होता, विकास की सबसे मोटी लकीर यहां पर होती। लेकिन ऐसा इस देश के भीतर में कुछ भी नहीं होता है और चुनाव राजनीति का एक ऐसा चौसर है जिसमें पासा फेंकने किसे आता है और अपने हिसाब से कौन पासे को भी इस रूप में दिखला दे कि दरअसल उसमें बिखरी हुई गोलियां जो हैं वो सब कुछ जनता को अपने अनुकूल लगे। यानी उम्मीद और आस कौन पैदा कर सकता है, धोखा फरेब हर कोई देगा, यह हर कोई जानता है। लेकिन बावजूद इसके बिहार चुनाव अब ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां कुछ घंटों के बाद बिहार में पहले फेज की वोटिंग होगी 71 सीटों पर। उन 71 सीटों के आकलन तो हम कल आपके साथ बैठकर करेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में अभी तक की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है वो पहली बार है कि बिहार में सबसे ज्यादा युवाओं के सामने सबसे बड़े संकट के तौर पर रोजगार है, एजुकेशन है। लेकिन बिहार के चुनाव के ग्राउंड जीरो पर और कोई शख्स नहीं खड़ा है जो 15 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है, उसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रचा बसा जा रहा है और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। आपके जहन में यह सवाल होगा, क्या वाकई नीतीश कुमार चुनाव जीत रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार को झटका नहीं देगी? आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि प्यादे के तौर पर चिराग पासवान को कैसे खड़ा कर दिया गया? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या वाकई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या फिर जातीय राजनीति खुलकर कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा की सीट दर सीट, जिले दर जिले चलेगी? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या मुस्लिमों ने और दलितों ने कोई गठरी बांध ली है कि इस बार किस दिशा में जाना है? यादव क्या 100% सोच चुका है? अपर कास्ट क्या सोच चुका है? या फिर हर जिले का अलग अलग टकराव जो खास तौर से अपर कास्ट के भीतर में भी होता रहा है, कहीं भूमियार और राजपूत झगड़ा करते नजर आए हैं, कभी यादव और अपर कास्ट में झगड़ा हुआ है, कभी दलित और यादवों में भी झगड़ा हुआ है, कभी दलित और ब्राह्मणों में भी झगड़ा हुआ है। इस जातीय समीकरण के भीतर परिस्थितियों को देखा जाए और इस बार मुस्लिमों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, यह मान लिया जाए कि बीजेपी ने जो गेम प्लान किया उसमें उसके सहयोगियों को चूना लगना ही था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इस बार बिखरेगा नहीं, यह हर कोई मानकर चल रहा है। क्या ये सारे सवाल हैं? इन सवालों के अक्स तले 2-3 सवाल और आपके जहन में होंगे। क्या वाकई नीतीश कुमार ने 15 बरस में कुछ किया है? क्या वाकई लोगों के जहन में नीतीश कुमार के 15 साल आते ही लालू यादव के 15 साल याद आने लगते हैं? अगर ये दोनों चीजें याद आती हैं तो फिर लोग कांग्रेस को याद क्यों नहीं कर लेते हैं? कांग्रेस को भूल क्यों गए हैं? जी, बिहार की राजनीतिक फितरत सबसे बड़ी यह है कि 50% लोग यहां पर इलिटरेट भी हैं। 2011 का सेंसस कहता है कि इलिटरेट की तादाद 49.4% है और जो लिटरेट है उनकी तादाद 50.6% है। यह कल्पना के परे है। बिहार देश के उन प्रथम राज्यों में है जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, प्रथम राज्य में है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रथम राज्य में है जहां सबसे कम शहरीकरण हुआ है,
प्रथम राज्य में है जहां पे नेताओं और सरकार चलाने वालों पर जो खर्च होता है उससे कम राजस्व उस सरकार के पास आ सकता है या आता है। कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो यह चुनाव जा किधर रहा है और इस चुनाव का मतलब क्या है? इस चुनाव की 3 बातें शुरू में ही समझ लीजिए। जो स्थितियां बन रही है उसमें त्रिशंकु यानी हंग असेंबली की स्थितियां सबसे प्रबल है। इस हंग असेंबली शब्द का मतलब है नीतीश कुमार के खिलाफ हवा बह चुकी है। पहला राउंड यह है। दूसरी स्थिति है बीजेपी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें पहली बार बिहार के भीतर युवा, प्रवासी मजदूर और किसान तीनों के सामने एक सवाल है, क्या वाकई जो एक इकोनॉमी चल रही थी इस देश के भीतर में और बिहार के मजदूर के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते थे, कुछ पैसा भेजते थे, इस बार पैसा नहीं भेजा गया, खुद ही आ गए हैं, तो उनके जहन में क्या सवाल होंगे? क्या वाकई नरेंद्र मोदी उनके नायक हैं या लोकप्रिय होंगे? और तीसरा सवाल, जो लालू यादव जेल में हैं, जिन पर घोटाले का चार्ज लगा, उनके बेटे को क्या वाकई मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की स्थिति में जनता आ चुकी है? ये सारे सवालों के बीच हमको लगता है कुछ सिलसिले परिस्थितियों को आज टटोलना शुरू कीजिए और हमको लगता है शुरुआत आज जाति से ही इस बात को लेकर करना चाहिए। बिहार जाति से मुक्त हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके साथ 2-3 चीज और जान लीजिए। युवा वोटरों की तादाद बिहार में आज की तारीख में इतनी है, और युवा वोटरों का मतलब क्या है यह भी जानना चाहिए। युवा वोटर का मतलब है जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 39 साल तक है। इस युवा वोटरों की जितनी तादाद है उतने ही वोट 2015 में कुल पड़े थे। अब आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का बेरोजगार युवा, मजदूर युवा, टकटकी लगाए हुए एजुकेशन की दिशा में देखता हुआ युवा, 2 जून की रोटी मयस्सर ना हो पाने के लिए संघर्ष करता हुआ अगर एकजुट हो गया तो जातीय समीकरण बह जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद युवाओं की 3 करोड़ 66 लाख है। जी, 3 करोड़ 66 लाख युवा मौजूदा वक्त में बिहार में है, और यह टोटल जो जनसंख्या वोटरों के तौर पर है वो 7 करोड़ 18 लाख की है। आप कहेंगे बाकी 50% क्यों भूल गए? 2015 में कुल वोटरों की तादाद थी 6 करोड़ 62 लाख। वोट कितने पड़े थे? वोट पड़े थे 3 करोड़ 76 लाख। 3 करोड़ 76 लाख में लालू यादव और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा वोट मिला था। कितने वोट मिले थे? जनता दल यूनाइटेड को लगभग वोट जो मिले थे और आरजेडी को जो वोट मिले थे, इन दोनों को अगर एक हिसाब से अब जोड़ना शुरू कीजिएगा तब उस हिसाब से चलिएगा कि बीजेपी को तो ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन हम एक सिलसिले पर आते हैं। 64,16,414 वोट जेडीयू को मिले थे, आरजेडी को मिले थे 59,95,509। दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 130-32 करोड़ यानी 1 करोड़ 32 लाख वोट जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को मिले थे। बीजेपी को 93 लाख वोट मिले थे, इन दोनों की तुलना में ज्यादा है। कांग्रेस को 25 लाख के लगभग वोट मिले थे, इन तीनों की तुलना में कम है। एलजेपी को सिर्फ 18 लाख वोट मिले थे, इस तुलना में वो उससे भी कम है। ये अलग अलग फेरिस्त है। इन बातों का जिक्र शुरुआत में इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, वोटर क्या सोचेगा। भारत के भीतर में 2 डाटा हम आपको बताने वाले हैं, एक इलेक्शन से कुछ पहले का यानी 18-19 का और एक आज की स्थिति का। 15 से 29 साल के जो बेरोजगार की स्थिति थी 18-19 में यानी 2 साल पहले, अब हम लोग 20-21 में आकर खड़े हो गए हैं। उस समय भारत में आंकड़ा जो था अनएम्प्लॉयमेंट का 17.3% था। आज कितना है? आज ये बढ़कर लगभग 22% तक हो चला है। बिहार में उस वक्त भी लगभग 30% था, यह बढ़कर लगभग 40% हो गया है। ओवरऑल अगर देखिएगा यानी 15 साल से लेकर 59 साल तक का, तो पूरे देश में 18-19 में 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट था और बिहार में 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट था। लेकिन आज की तारीख में बिहार, तमिलनाडु और झारखंड के बाद तीसरे नंबर पर खड़ा है 46.6%। इम्पॉसिबल सी चीज है। युवाओं के पास कोई काम दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है।
वादों पर मत जाइएगा, मैनिफेस्टो पे मत जाइएगा, भाषणों पे मत जाइएगा। उस फैक्ट को समझिएगा जो गरीब की झोपड़ी के भीतर जब वो सुबह या रात में भोजन बनाने के लिए रसोई घर पहुंचता होगा तो बर्तन हांडे देखकर उसके दिल पर क्या बीतती होगी। युवा जब घर से निकलता होगा मां बाप से नजरें चुराकर और उसको समझ में आ रहा होगा वो ग्रेजुएट हो गया है, उसके जहन में क्या बीतता होगा। जो पहली बार वोटर बना है, इनकी तादाद भी तकरीबन 1.25 लाख है, उन लड़कों के हिस्से में क्या आता होगा। कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल ठप पड़े हैं, एजुकेशन के नाम पर कॉलेज है भी तो वहां पढ़ाई नहीं होती है। और फिर उनके बारे में भी सोचिएगा जो पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए वो शिक्षक के तौर पर हो या प्रोफेसर के तौर पर हो। स्थितियां सबकी नाजुक है, इसीलिए नीतीश कुमार इस चुनाव में ग्राउंड जीरो पर है और जो ताना बाना बुना जा रहा है उस ताने बाने के चक्र में बुरी तरह फंस चुके हैं और इसको बीजेपी बाखूबी समझती है। उन्होंने प्यादे के तौर पर इसीलिए 2 चीजों को खड़ा किया, एक चिराग पासवान को और दूसरा ग्रुप कुशवाहा का है, ओवैसी का है और बीएसपी का है। ये एक अलग ग्रुप है जो कास्ट कॉम्बिनेशन को बिगाड़े, रिलीजियस तौर पर चीजों को, वोटिंग पैटर्न को जरा सा चेंज करे। लेकिन बिहार में क्या पहली बार एक ऐसा नैरेटिव तय हो रहा है जिस नैरेटिव के अक्स तले बिहार जातीय समीकरण को भुला देगा, या जातीय समीकरण भी पहली बार इतने एग्रेसिव हैं कि वह इस बात को समझ रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी में जीना है तो फिर परिस्थितियां बदलनी होंगी क्या। ये एक सवाल है। अब आइए इसके भीतर का असल सवाल, क्योंकि इस बात को लेकर खासतौर से जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी आ जाएं तो सोचिए कि नए प्रोजेक्ट पूरे देश की तुलना में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2006-7 में चले जाइए, सरकारी योजनाएं सिर्फ 3% बिहार में आ पाई और 2020 में वो घटते घटते 0.44% पे आ गई है, यानी सरकारी योजनाएं नहीं आ पाई। प्राइवेट सेक्टर की योजनाएं 2006-7 में सिर्फ 2% थी पूरे देश की तुलना में, आज वह भी घटते घटते 0.18% पे आ गई है। इन्वेस्टमेंट भी गायब है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है जब ये बने थे और जब आज है, दोनों स्थितियों को देखिए, उस समय लगभग 2.5 से 3% था, आज ये 3.2% है सभी सेक्टर का। और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सिर्फ लीजिएगा तो उस वक्त ये लगभग 2% था, आज ये 2.1% है। लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ है, इंडस्ट्री कौन सी लगी है, सारी चीजें बैठी हुई है, इस आउटपुट का मतलब क्या होता है। इन बातों पर चुनाव